नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपका द स्मार्ट एजुकेशन ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखें, आज अपन लोग आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10th की जो बुक है, कक्षा 10th में 4 पुस्तक चलती हैं जी। कक्षा 10th में कितनी बुकें चलती हैं? 4। एक इतिहास की बुक, एक राजनीति की बुक, एक इकोनॉमिक्स की और एक ज्योग्राफी की। आज अपन लोग राजनीति की बुक पे डिस्कस करेंगे। और राजनीति की जो बुक है कक्षा 10th में, उसमें 5 लेसन है भाई, जिसमें पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी, जो कि आपको दिख रहा होगा, सत्ता की साझेदारी। जबकि जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है संघवाद। जबकि जो तीसरा पार्ट है, लेसन है, उसका नाम है जाति, लैंगिक मसले और सांप्रदायिकवाद। जबकि जो 4 नंबर लेसन है उसका नाम है राजनीतिक दल। और जबकि 5 नंबर जो लेसन है वो है लोकतंत्र के परिणाम। तो आज अपन लोग शुरुआत करते हैं सत्ता की साझेदारी, यानी कक्षा 10th का जो राजनीति विज्ञान का जो पहला लेसन है वो है, उस लेसन का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो देखें, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या होती है जी? सरकार। सरकार में साझेदारी। तो यहां पर इस लेसन में 2 देशों के बारे में बताया गया है कि कैसे दोनों देशों में लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र क्या होता है? लोक यानी जनता, लोक यानी जनता, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसी होनी चाहिए? यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो आपस में कैसे झगड़े होते हैं, इस बात का उल्लेख इस लेसन में आपको मिल जाएगा। इस लेसन में 2 देशों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। एक देश है जी बेल्जियम। एक देश कौन सा है जी? बेल्जियम। और जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। जिसकी राजधानी कौन सी है साहब? ब्रुसेल्स है। जबकि एक देश है श्रीलंका। एक देश कौन सा है? श्रीलंका। इस लेसन में इन 2 देशों के बारे में है। एक देश है बेल्जियम और एक देश कौन सा है? श्रीलंका है। अब देखें यहां पर भाषा के आधार पर कैसे बंटवारा किया गया। बेल्जियम ने समझदारी दिखाई जी। बेल्जियम जो देश है उसने बहुत समझदारी से काम किया। दोनों देशों में लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र वो होता है जो भी प्रतिनिधि, जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुन के बनती है। तो बेल्जियम ने बहुत समझदारी दिखाई। देखें, बेल्जियम में 2 भाषी लोग हैं। एक है डच भाषा बोलते हैं, और जिनकी संख्या कितने प्रतिशत है मेरे भाई? 59% है। और ये जो डच लोग हैं ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। कौन से क्षेत्र में? फ्लेमिश, यानी बेल्जियम का एक क्षेत्र है फ्लेमिश। डच भाषा बोलने वाले 59% लोग हैं और फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है? 40%। और ये कहां पर रहते हैं? वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं। यानी बेल्जियम के वेलेनिया क्षेत्र में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी प्रतिशत है? 40% है। जबकि डच बोलने वालों की संख्या मेरे भाई कितनी प्रतिशत है? 59% है। लेकिन जो बेल्जियम में जो सरकार बनती है उसमें अब डच बोलने वालों की संख्या 59%, जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है? 40%। लेकिन जो सरकार बनती है बेल्जियम में, उसमें जो भी मंत्री, जो भी कैबिनेट में, जो भी सरकार में जो भी मंत्री बनाए जाते हैं, सरकार में जो लिए जाते हैं, वो सही डच बोलने वालों की संख्या अधिक है जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है। लेकिन सरकार में हिस्सेदारी दोनों की बराबर है। सही, डच बोलने वालों की संख्या अधिक है जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या है?
कम है, लेकिन जो सरकार बनती है उसमें दोनों की हिस्सेदारी क्या होती है, यानी जो सरकार बनती है उसमें दोनों की हिस्सेदारी क्या होती है, बराबर होती है। इसके कारण यहां पर बेल्जियम में किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं होते। इसी प्रकार जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें 80% तो मेरे भाई फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच बोलते हैं, डच भाषा। यानी 80% तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% डच भाषा बोलते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में जो सरकार बनती है उसमें भी बराबर के मंत्री बनाए जाते हैं। डच भाषा बोलने वालों की संख्या मात्र 20% है, जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% है। लेकिन फिर भी जो सरकार बनती है वो उसमें बराबर के मंत्री बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये सरकार बहुत ही ईमानदारी से चलती है और किसी भी प्रकार के बेल्जियम के अंदर झगड़े नहीं होते हैं। और बेल्जियम एक लोकतंत्र देश है। जबकि श्रीलंका की मैं बताऊं, देखें बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है, जबकि श्रीलंका एशिया महाद्वीप में। अब श्रीलंका की स्थिति विपरीत है, यहां पर समझदारी से काम नहीं किया गया है। यहां पर क्या हुआ है, श्रीलंका में सिंगली बोलने वालों की संख्या 74% है मेरे भाई, जबकि जो तमिल हैं उनकी संख्या कितने प्रतिशत है, 18% है। और जब श्रीलंका 1948 में आजाद होता है, श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में जब आजाद होता है तो 1956 में सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है, जबकि तमिलों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। तो इस कारण श्रीलंका में लड़ाई झगड़े हुए, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, आपस में एक दूसरे से हमेशा झगड़े रहते थे, कोई शांति नहीं थी। जबकि श्रीलंका भी एक लोकतंत्र देश है, जबकि बेल्जियम ने एक बहुत समझदारी दिखाई। यहां पर भी भाषा बोलने वालों की संख्या अलग अलग है, लेकिन बेल्जियम ने समझदारी दिखाई कि जो सरकार बनी उसमें इनकी हिस्सेदारी बराबर थी, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, और जिसके कारण श्रीलंका में झगड़े हुए। और 2009 में जाकर के श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। जबकि दोनों देश कौन से हैं, लोकतंत्र हैं। तो आज अपन लोग ये जो सत्ता की साझेदारी यानी सरकार में साझेदारी, इसके ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो देखें, सत्ता की साझेदारी लेसन का नाम है परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल का अर्थ है कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, यानी जो भी ताकत होती है ना वो एक अंग तक सीमित नहीं होती है। देखें, सरकार के 3 अंग हैं जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है मेरे भाई, विधायिका कानून बनाती है, जबकि कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका उनका एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है। तो न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना। देखिए 2 चीजें होती है, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा करना। लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी यही कह रहा है कि किस प्रकार निपटती हैं। तो बेल्जियम ने तो एक समझदारी दिखा करके यहाँ पर समझदारी का खेल किया और अलग अलग भाषा बोलने वालों की संख्या है, लेकिन फिर भी सरकार में हिस्सेदारी बराबर रखी, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। इसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। यानी ये शुरुआत है। अब देखते हैं जी, देखें बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका, तो देखें
बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। मैंने अभी बताया कि बेल्जियम जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में आता है, जबकि श्रीलंका एशिया महाद्वीप में आता है। मैं बता दूं 7 महाद्वीप हैं जी। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो बेल्जियम है एक शांति प्रिय देश है जी। बेल्जियम जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, उनके मुख्यालय बेल्जियम में हैं, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम एक शांति प्रिय देश है और कोई भी संगठन हो उसका हेडक्वार्टर वहीं पर होगा जहां पर क्या होती है, शांति होती है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा, यानी हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब देख लो हरियाणा का क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं 44,212 वर्ग किलोमीटर है जी। हरियाणा का क्षेत्रफल मात्र 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी हरियाणा के लगभग बराबर तो राजस्थान का जैसलमेर जिला है, लगभग। और ये तो बेल्जियम तो हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं, किसकी सीमाएं? बेल्जियम की सीमाएं किस किस से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये बढ़िया प्रश्न है, पूछ सकता है कि किस बेल्जियम की सीमा किस देश से नहीं लगती। तो किस किस से लगती है? फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, जर्मनी से लगती है और लग्जमबर्ग से लगती है। तो ये याद रखेंगे कि बेल्जियम की सीमा किस किस से लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, 4 देशों से। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी इसकी आबादी, किसकी आबादी? बेल्जियम की आबादी मात्र 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी क्षेत्रफल तो लगभग हरियाणा से भी छोटा है और आबादी मात्र 1 करोड़ के लगभग है। यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, हरियाणा की आबादी से आधी, यानी हरियाणा की आबादी कितनी? 2 करोड़ से के लगभग। और बेल्जियम की आबादी तो कितनी है? बेल्जियम की आबादी तो हरियाणा की आबादी से आधी, यानी 1 करोड़, और क्षेत्रफल हरियाणा के लगभग बराबर है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो फ्लेमिश क्षेत्र है, जो फ्लेमिश क्षेत्र है मेरे भाई, फ्लेमिश क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 59। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। ये लिखा है 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और कौन सी भाषा बोलता है? डच भाषा बोलता है। जबकि शेष 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये याद रखें कि फ्लेमिश क्षेत्र में 59% हैं और डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% वोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जी। कौन से में? वोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और कितने प्रतिशत हैं? 40%। और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखने की है। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में है और बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के लगभग बराबर है, यानी हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल है। और बेल्जियम की जो आबादी है वो 1 करोड़ के लगभग है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। राजधानी, यानी राजधानी, किसकी राजधानी? बेल्जियम की राजधानी अभी मैंने बताई आपको, क्या है मेरे भाई? ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में उल्टा है, ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलते हैं, और जबकि 20% लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। लेकिन दोनों जगह जो सरकार बनती है, भाषा बोलने वालों की संख्या अलग अलग है, लेकिन जब बेल्जियम में सरकार बनती है तब भी सरकार में इनकी हिस्सेदारी बराबर होती है। और ब्रुसेल्स में जो सरकार बनती है, देखें अंतर 80-20 का ही है, लेकिन फिर भी सरकार में बराबर के मंत्री लिए जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार के बेल्जियम में झगड़े नहीं होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकारें चलती हैं। और लोकतंत्र सरकार है, बेल्जियम में भी लोकतंत्र है और श्रीलंका में भी लोकतंत्र है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं मेरे भाई? अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। एक होता है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या अधिक होती है।
अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समर्थ और ताकतवर रहे हैं। देखें संख्या कम है किनकी, फ्रेंच बोलने वालों की, दिख रहा है आपको 40% हैं, लेकिन फिर भी समर्थ हैं, ताकतवर हैं। आर्थिक रूप से समर्थ कौन है, तो ये पूछ लिया जाए कि ताकत में आर्थिक रूप से समर्थ कौन है, तो कौन सी भाषा बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले। शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। देखो यानी इन्होंने शिक्षा पाई, इसके कारण डच लोग इनसे नाराज थे। 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1950 और 60 के बीच में भाई साहब तनाव तो बढ़ना ही था, क्योंकि ताकतवर कौन होते चले गए, फ्रेंच, जबकि कमजोर कौन थे, डच बोलने वाले। इसलिए बेल्जियम में 1950 से और 1960 के बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। डच बोलने वालों, अभी मैंने बताया डच बोलने वालों की संख्या कितने प्रतिशत, 59, जो फ्लेमिश इलाके में रहता है, अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। यानी देखो संख्या ज्यादा किनकी, डच भाषा बोलने वालों की, लेकिन धन के मामले में, शिक्षा के मामले में ये कमजोर थे। जबकि जो फ्रेंच बोलने वाले, संख्या तो इनकी कम थी 40%, लेकिन धन और शिक्षा के मामले में आगे कौन थे, फ्रेंच थे, जिसके कारण 1950 और 60 के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव हुआ। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब देखें, ये तो था बेल्जियम के बारे में, अब इसका उल्टा होगा। दोनों देश लोकतंत्र हैं, लेकिन बेल्जियम ने समझदारी दिखाकर काम सही किया और श्रीलंका में यहां गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपन लोग जब इंडिया का नक्शा देखते हैं नीचे, तो श्रीलंका आपको दिखाई देती है किलोमीटर दूर। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। यानी श्रीलंका की आबादी कितनी करोड़ है, 2 करोड़, जबकि बेल्जियम की आबादी अभी मैंने बताई 1 करोड़ के लगभग, यानी हरियाणा के बराबर, हरियाणा के बराबर है जी किसकी आबादी, श्रीलंका की आबादी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है, सिंगली यानी सिंगली भाषा बोलने वाले, और इनकी संख्या, जनसंख्या का कितना फीसदी है, 74% है। तो ये पूछा जाए कि श्रीलंका में सिंगली बोलने वाले की संख्या कितनी फीसदी है, 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है साहब, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में कितनी फीसदी है, 18 है। अब 18 का मैं बता दूं, जिसमें 13%, तो 13% और 5% इस प्रकार हैं, तो 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल के, एक तो किसके हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल तो कितने फीसदी हैं जी, 13%। और हिंदुस्तानी तमिल हैं जो औपनिवेशिक शासन में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। अब देखो तमिल, देखो 18% तो कौन है जी, 18% तमिल है। तमिल भाषा बोलने वाले श्रीलंका में कितना फीसदी हैं, 18% हैं, जिसमें 13% तो कौन है, जो श्रीलंका में जो रह रहे हैं वो हैं 13%, और 5% कौन है, भारत से गए हुए। यानी इसकी सीमा किससे लगती है जी, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर के बस गए, बागानों में, इनमें काम करने के लिए, काम के तलाश में। पहले लोग एक देश से दूसरे देश में काम के तलाश में जाते थे, तो तमिलनाडु से भी लोग कहाँ कमाने के लिए चले गए, श्रीलंका चले गए, और इनके परिवार वहीं पर जाकर के क्या हो गए, बस गए।
इसलिए 5% वो तमिल हैं जो भारत से गए, तमिलनाडु से गए और वहीं पर बस गए। तो ये पूछा जाए कि 18% जो तमिल हैं उनमें 13% तो जो श्रीलंकाई तमिल हैं और 5% वो तमिल हैं जो कहां से गए थे, भारत से गए थे। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक का अर्थ क्या होता है? औपनिवेशिक यानी अपन भी उपनिवेश रहे हैं, किसके? ब्रिटेन के। तो श्रीलंका भी एक उपनिवेश था। औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। समझ में आ गया है? यानी औपनिवेशिक काल में काम करने के लिए गए थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। देखें, श्रीलंका में सिंगली बोलने वालों की संख्या कितने फीसदी है मेरे भाई? 74% है। सिंगली कितने फीसदी बोलते हैं? 74। और वो कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। कौन से धर्म के हैं जी? बौद्ध धर्म के। तो सिंगली बोलने वाले कौन से धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म के। जबकि तमिली भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। जबकि जो तमिल बोलते हैं, सिंगली बोलने वाले तो कौन से धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म के। जबकि जो तमिल बोलने वाले हैं उनमें कुछ तो हिंदू हैं और कुछ कौन हैं? मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। और श्रीलंका की जो आबादी है ना, उसमें 7% मेरे भाई ईसाई लोग हैं। कौन से हैं? ईसाई। और वे दोनों भाषा बोलते हैं। ईसाई लोग दोनों बोलते हैं, कुछ तो सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो अब जरा सोचे कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते। आइए अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। अब यहां से शुरुआत होती है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का अर्थ होता है जिनकी संख्या आबादी में अधिक होती है वो अपनी अल्पसंख्यक के ऊपर क्या करें? मनमानी करें। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या क्या हो? कम हो। जबकि बहुसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। और बहुसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखो, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र हुआ। देखो, श्रीलंका आजाद कब हुआ है? श्रीलंका आजाद हुआ है 1948 में। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। गड़बड़ हो गया जी। यानी श्रीलंका में ज्यादा संख्या वाले कौन है? कौन सी भाषा बोलने वाले? सिंगली। उन्होंने क्या सोचा कि हमारी संख्या तो क्या है? ज्यादा है, 74% है। तमिल तो कितने हैं साहब? तमिल तो मात्र कितने हैं? 18%। तो हम तो इनके ऊपर दादागिरी करेंगे, शासन करेंगे। तो सुनो, इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अपने दम पर, संख्या ज्यादा है, कुछ बोलेंगे जब भी देख लेंगे इनको, इसलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित है। दोनों में लोकतंत्र है। मैंने शुरू में बता दिया, बेल्जियम भी एक लोकतंत्र है और श्रीलंका में भी लोकतंत्र है। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी, यानी बेल्जियम में जो सरकार बनती है वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित है, जबकि श्रीलंका में जो सरकार बन रही है वो भी जनता के द्वारा मेरे भाई क्या है? निर्वाचित है। लेकिन अपने संख्या के हिसाब से सिंगली लोग किस पे दादागिरी कर रहे हैं? तमिल के ऊपर। और देखो क्या क्या कर रहे हैं। नंबर 1, श्रीलंका आजाद कब हुआ? तो ये पूछ लिया जाए कि श्रीलंका आजाद कब हुआ? तो श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। और श्रीलंका ने आजाद होने के बाद 1956 में एक कानून बनाया। तो ये पूछ लिया जाए कि श्रीलंका की सरकार आजाद कब हुई? श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में और आजाद होने के बाद में श्रीलंका ने 1956 में क्या बनाया? कानून बनाया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करते हुए, यानी तमिल जो भाषा बोलने वाले थे उनको तो किनारे लगा दिया साहब। कैसे लगा दिया? सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहाँ पर भाषा कौन कौन सी? तमिल भी बोली जाती है और
सिंगली भी बोली जाती है, लेकिन सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो ये पूछा जाए कि सिंगली को राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। तो सिंगली को एक तो क्या काम किया गया? 1956 में कानून बनाया और उस कानून के तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। तो कहने का अर्थ भेदभाव किसके साथ? तमिलों के साथ। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली को प्राथमिकता देने की नीति। विश्वविद्यालय हो और सरकारी नौकरियां हो, उसमें प्राथमिकता कौन सी भाषा बोलने वालों को दी गई? सिंगलियों को। और नए संविधान में प्रावधान भी किया गया, सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और ये कहा गया संविधान में कि सरकार बौद्ध धर्म को क्या देगी? बढ़ावा देगी। और बौद्ध धर्म बोलने वाले कौन है? बौद्ध धर्म के लोग कौन है? सिंगली। तो ये ध्यान रखें, 3 पॉइंट याद रखें। तो ये पूछा जाए कि श्रीलंका सरकार ने 1956 में क्या बनाया? कानून बनाया, जिसके तहत नंबर 1 काम तो क्या किया? सिंगली को राजभाषा घोषित किया जी। नंबर 1 तो क्या किया? सिंगली को राजभाषा घोषित किया, राजभाषा। नंबर 2, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में संरक्षण दिया गया। नौकरियों में सिंगलियों को क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। और नंबर 3, संविधान में यह कह दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को क्या देगी? संरक्षण देगी। तो 3 चीजें याद रखें। सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। और संविधान में यह कह दिया गया कि बौद्ध धर्म को आगे जाकर के संरक्षण दिया जाएगा। एक एक करके आइए, इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगनापन बढ़ाया। अब कौन नाराज होंगे साहब? ऐसी स्थिति आएगी तो तमिल लोग क्या हो गए? नाराज हो गए। अब गड़बड़ होगा यहाँ पर। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। यानी जो भी सरकार है श्रीलंका में, वो तमिलों पे तो ध्यान ही नहीं दे रही है, असंवेदनशील है। यानी हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। ये कौन सोच रहे हैं? कौन सी भाषा बोलने वाले? तमिल भाषा बोलने वाले। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही हैं? वंचित कर रही हैं। यानी हमें भी सिंगलियों के बराबर राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन ये लोग तो हमें इनसे क्या कर रहे हैं? वंचित कर रहे हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। देखो, सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता सिंगली को दी जा रही है। बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे। तो तमिल सोच रहे हैं हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है जी, नौकरियों में भी भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात कौन सोच रहे हैं? तमिल लोग सोच रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। परिणाम क्या हुआ? कि इनके संबंध बिगड़ते चले गए साहब। अब देखें, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब साहब क्या हुआ जी? श्रीलंका गृह युद्ध, देखो ये दे रखा, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है कि वह युद्ध सा लगे तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। अब देखो, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब जो श्रीलंका में जो तमिल रहते थे, और तमिल कितने प्रतिशत? मैंने थोड़ी देर पहले बताया कितने प्रतिशत हैं? 18%। 13% तो कौन है? 13% वो हैं जो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं, जबकि 5% वो हैं जो भारत से जाकर के उनके जो पुराने थे दादा परदादा वो बस गए थे। स्वायत्तता और हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि हमें भी सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जाए, तमिल को भी राजभाषा घोषित किया जाए। इसके कारण उन्होंने संघर्ष किया साहब। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक
उत्तर पूर्वी और श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बन गए। तमिलों ने अनेक संगठन बना लिए साहब, किसके विरुद्ध? सिंगलियों के विरुद्ध। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास से बड़े दो समुदाय कौन कौन से? एक सिंगली और एक तमिल। टकराव हो गया साहब, टकराव होना ही था। और ये टकराव कौन से में परिणित हो गया? गृह युद्ध। गृह युद्ध यानी आपस में ही लड़ रहे हैं। कहाँ के हैं? दोनों, सिंगली भी श्रीलंका के हैं, तमिल भी श्रीलंका के हैं, और आपस में लड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर, अनेक लोग इस युद्ध से घबराकर अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे देश में शरण ले लिए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक जब अपन लोग पढ़ाएंगे उसमें पढ़ेंगे कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड, देखो झगड़े हुए हैं लेकिन श्रीलंका आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे बढ़िया है। मैं आपको अर्थशास्त्र का जो बुक है उसमें पढ़ाएंगे आपको। पर वहां के गृह युद्ध ने मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को काफी परेशानियां पैदा कर दी। देखो श्रीलंका का आर्थिक विकास बढ़िया हुआ, शिक्षा बढ़िया थी, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका, लेकिन वहां जब गृह युद्ध हुआ ना तो इसके कारण वहां सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानी क्या हुई थी? पैदा हुई थी। अब देखो ये तो था जी श्रीलंका में। देखो दो समुदाय, समझदारी नहीं दिखाई श्रीलंका ने। सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता किसको दी गई? सिंगलियों को। संविधान में ये कह दिया गया कि बौद्ध धर्म को आगे भी हम संरक्षण देंगे, और तमिलों के साथ अन्याय किया गया। इसके कारण तमिल लोग नाराज हो गए। बेल्जियम की समझदारी क्या थी ये मैंने आप लोगों को अभी अभी बता दिया। बेल्जियम की समझदारी ये थी कि वहां पर भी दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच और डच। डच बोलने वाले बेल्जियम में अधिक हैं, 59% हैं, जबकि फ्रेंच बोलने वाले 40% हैं। लेकिन बेल्जियम ने समझदारी दिखाई और समझदारी दिखा करके उन्होंने सरकार को सही संभाल लिया। लेकिन दोनों में लोकतंत्र है, और देखो एक लोकतंत्र सरकार में कैसे गड़बड़ हो रहा है और दूसरी सरकार कैसे समझदारी से काम करती है। तो बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया जी। क्या अपनाया? उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन की। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम की सरकार में कितने संशोधन हुए? तो 4 संशोधन हुए हैं जी। और कब के? 1970 से हैं, और 1993 के बीच में बेल्जियम की सरकार ने संविधान में कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए। और कब से कब तक? 1970 ईस्वी से 1993 के बीच में, यानी 23 साल के अंदर बेल्जियम की सरकार ने कितने संशोधन किए अपने संविधान में? 4। इस बात के लिए किए गए देश में रहने वाले किसी भी आबादी को बेगनापन का एहसास न हो और उसे सभी मिलजुल कर रहे। बेगनापन, चाहे किसी की संख्या कम हो, चाहे किसी की संख्या मेरे भाई क्या हो, ज्यादा हो, सबकी हिस्सेदारी सरकार में क्या रखी जाएगी? बराबर। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, कल्पना करने योग्य है। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। जैसी समझदारी बेल्जियम ने दिखाई, ऐसी समझदारी विश्व में और अन्य देशों ने नहीं दिखाई। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ बातें हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। केंद्रीय सरकार किसकी बात कर रहा है जी? ब्रुसेल्स की। केंद्रीय सरकार किसकी बात कर रहा है? ब्रुसेल्स। यानी बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो सुनो, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, लेकिन केंद्रीय सरकार यानी ब्रुसेल्स में, तो मैंने बताया भी था, ब्रुसेल्स है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। मेरे भाई ध्यान रखना इस चीज को। 80% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। लेकिन फिर भी सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, चाहे संख्या कितनी कम ज्यादा हो, लेकिन समान रहेगी। और जब भी विवाद नहीं होगा, नहीं तो विवाद होगा ही जी, जैसा श्रीलंका में हुआ। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी
अब देखो, मंत्रियों की संख्या समान, जैसे मान लो कोई सरकार बनी, उसमें 20 मंत्री तो फ्रेंच बोलने वाले और 20 ही कौन, डच बोलने वाले। तो कोई भी कानून बनेगा तो इनका बहुमत चाहिए। अब देखो, संख्या में चाहिए अलग अलग हो, लेकिन सरकार में तो हिस्सेदारी दोनों की बराबर है। तो जो भी कानून बनेगा, बोलो दोनों की सहमति से बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए कोई भी विवाद नहीं होगा। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों बहुमत उसके इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। हाँ, यदि संख्या के हिसाब से होते तो यहां पर भी गड़बड़ हो जाता श्रीलंका की तरह, लेकिन यहां पर सरकार जो बनी उसमें मंत्रियों की संख्या बराबर ली गई, उधर भी 5 लिए गए तो इधर भी कितने लिए गए, 5। और कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश को 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। देखें, बेल्जियम में ये काम किया गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो किसके अधीन नहीं रहेंगी, राज्य सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। ये अपन लोग अगले पाठ में संघवाद जब पाठ पढ़ाएंगे कि संघवाद का अर्थ क्या है, तो यही अर्थ होता है कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती, उनको संविधान से अलग शक्तियां दी गई हैं। अगले लेसन में अपन बताएंगे। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखो, ब्रुसेल्स में 80% क्या बोल रहे हैं फ्रेंच, 20% क्या बोल रहे हैं डच, लेकिन फिर भी उन्होंने समान मंत्रियों की संख्या को स्वीकार किया नहीं कि हम बराबर रहेंगे, चाहे संख्या के हिसाब से कैसे हो। इसीलिए तो बेल्जियम में क्या नहीं हुए मेरे भाई, झगड़े नहीं हुए। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है बेल्जियम में, जिस प्रकार की समझदारी बेल्जियम ने दिखाई अन्य देशों ने ऐसा नहीं किया। अभी श्रीलंका का तो आपकी बुक में दे रखा है कितना भयंकर झगड़े हुए हैं, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व क्या किया था, स्वीकार किया था। अब देखो, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। तो देखें, मैं आपको बता दूं, बेल्जियम के अंदर तीसरे स्तर की भी सरकार है, और जिसका नाम कौन सी है, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक। तो एक तो बेल्जियम में केंद्रीय सरकार होती है, मैं जैसे अपने इंडिया में है जी, इंडिया में भारत में क्या है, पूरे देश की सरकार है। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है पूरे देश में, राज्यों सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, और तीसरे स्थानीय सरकारें हैं, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच, डेलीगेट, जिला पार्षद ये होते हैं। इसी प्रकार बेल्जियम में है जी, बेल्जियम में एक केंद्रीय सरकार भी है, पूरे देश की सरकार है, एक राज्यों की सरकार है, और एक गाँव की सरकार है, जिसका नाम क्या है बेल्जियम में, उसका नाम क्या है, सामुदायिक सरकार। तो ये पूछ लिया जाए कि बेल्जियम के अंदर जो तीसरे स्तर की सरकार होती है उसका नाम क्या है, सामुदायिक सरकार, जबकि भारत में स्थानीय सरकार बोलते हैं। यानी सभी देशों में इनके नाम क्या हैं जी, अलग अलग है। तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती है, उसका नाम क्या है, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हैं, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। यानी यहाँ पर तीनों, चाहे कोई कहीं पर भी रहे, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, लेकिन तीनों इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का क्या है, अधिकार। कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार किस किस पे फैसला ले सकती है, संस्कृति, शिक्षा और भाषा। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए पर यह व्यवस्था बेहद ही क्या रही है, सफल रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के क्या नहीं हुई, लड़ाई झगड़े नहीं हुई। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर क्या लग गया, विराम लग गया। यानी बेल्जियम में किसी भी प्रकार का गृह युद्ध नहीं हुआ। यानी बेल्जियम ने क्या दिखाई, समझदारी दिखाई, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया है। मैंने आपको बताया गया है
कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया है? ब्रुसेल्स। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो देश शांति प्रिय होता है वहीं पर हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय यूरोप के और देशों में बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां अशांति थी, जबकि बेल्जियम एक शांति प्रिय देश था, इसलिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया। ये पेपर में पूछ सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब अगला देखें जी, अभी सेट नहीं हुआ है। देखो, अगला है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो आ गया सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में अपन लोग अगले दिन बात करेंगे। अपन ने अब तक इतना सीखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे हुआ। अब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसको अगले चैप्टर में देखते हैं, अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। तो आज इतना ही, इसको देखें, कल इसके ऊपर दोबारा डिस्कस करते हैं, इससे आगे जितना पढ़ाया है। धन्यवाद।